स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स। उसके बाद हमने देखा था मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो साइंस एंड आर्ट में हमने कंक्लूड किया था कि ना तो मैनेजमेंट पूरी तरह साइंस है ना पूरी तरह आर्ट है। इट इज नॉट अ प्योर साइंस, नॉट अ आर्ट, बट इट इज अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये हमने उसे कंक्लूड किया था। फिर प्रोफेशन में हमने देखा था कि प्रोफेशन क्या होता है। तो प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी वेयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड एंड वही प्रोफेशन से हम नेशन का वेलफेयर करते हैं, तो वो होता है प्रोफेशन। प्रोफेशंस के एग्जांपल में हम ले सकते हैं डॉक्टर, सीए, लॉयर्स, ये सब ये आते हैं प्रोफेशंस में। ओके, तो प्रोफेशन में हमें स्पेसिफाइड नॉलेज चाहिए। और दूसरी बात, हमने प्रीवियस ईयर भी देखा था प्रोफेशन टॉपिक में कि प्रोफेशन वो चीज है जिनमें हम सर्विस देते हैं लोगों को और बदले में रिटर्न में हम क्या चार्ज करते हैं, फीस। तो ये होता है प्रोफेशन। तो ऊपर के जो भी हमने अभी प्रोफेशंस देखे जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर अकाउंटेंट, ये सब में एक कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करते हैं ये लोग। एक इनकी एक खुद की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आज हम देखने वाले हैं प्रोफेशन टॉपिक के अंदर। सो प्रोफेशन की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कोई भी प्रोफेशन करने के लिए आपको उस सब्जेक्ट का स्पेसिफाइड नॉलेज होना जरूरी है। उस सब्जेक्ट के रिलेटेड आप उसमें कंप्लीटली, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए एमबीबीएस की डिग्री, ये तो ये हो गया रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आप कोई भी प्रोफेशनल तभी कहलाओगे जब उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर ओवरऑल नॉलेज आपके पास होगा। So first condition is requirement of specialized knowledge. Okay. Now second, increase in knowledge and research. जैसे अब हम मैनेजमेंट के साथ इस टॉपिक को कनेक्ट करेंगे प्रोफेशन को। As per like other professions in management too, due to experience and training, there is a increase in knowledge and research. डे बाय डे इसमें हमें क्या करना पड़ता है, स्टडीज करनी पड़ती है। तो क्या होता है, हमारी नॉलेज एंड रिसर्च इंक्रीज होती रहती है। कभी ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मतलब इसमें लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। हमें एज एंड व्हेन नेसेसरी उसमें सीखना पड़ता है। सो सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। ये प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। सेम टू सेम मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, हमें लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन रखना है, डे टू डे हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो इसलिए मैनेजमेंट को प्रोफेशन बताया गया है। तो इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। थर्ड पॉइंट है प्रोफेशन एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी प्रोफेशन है, डॉक्टर्स है, सीए है या कुछ भी, तो उनका एक अपना एसोसिएशन होता है। उन एसोसिएशन में उनको लिंकअप होना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, ऑल प्रोफेशंस फॉर्म देयर ओन एसोसिएशन। हर प्रोफेशन अपना खुद का एक एसोसिएशन बनाता है। मैनेजमेंट इन द सेम वे हैज इट ओन एसोसिएशन टू। अब मैनेजमेंट में भी ये चीज आ गई है। इट गिव्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ मैनेजमेंट। वो एसोसिएशन क्या करता है, अब उसके अंदर जो भी लोग हैं उनको ट्रेनिंग देता है और एजुकेशन देता है रिगार्डिंग देयर वर्क्स। आईआईएम कौन ऐसा ये प्रोवाइड कर रहा है, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये एक एग्जांपल है विच इम्पार्ट्स मैनेजमेंट नॉलेज इन इंडिया। ये नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। दिस इंस्टीट्यूट वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये इंस्टीट्यूट पर्टिकुलरली किसके लिए काम कर रही है, मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन डेवलप करने के लिए। ओके, तो ये था थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कोई भी चीज, कोई भी प्रोफेशन एक कोड ऑफ कंडक्ट से बाउंड होता है और उनके अंदर जो भी ज्वाइंट एसोसिएशन के जो भी मेंबर्स हैं उनको ये कोड ऑफ कंडक्ट के रिलेटेड काम करना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर जाके हम काम नहीं कर सकते। ईच ऑफ द प्रोफेशन एसोसिएशन फ्रेम देयर कोड ऑफ कंडक्ट। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द मेंबर्स टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी मेंबर्स है, ऊपर हमने देखा एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें इन कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रह के ही काम करना पड़ेगा। इनके बाहर जाके वो काम नहीं कर सकते, तो फिर वो इलीगल हो सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने डेफिनेशन में ही देखा, प्रोफेशन मतलब क्या, कि आपको किसी चीज का स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और वो नॉलेज की वजह से आप सोसाइटी का वेलफेयर कर रहे हो। तो ये चीज यहाँ पे है।
वेलफेयर कर रहे हैं इन द सेंस हमारी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सबसे पहली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम हमारे जो क्लाइंट्स है उसके साथ हम लॉयल रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके पास आपके क्लाइंट्स आते हैं, तो उनके साथ आपको लॉयल्टी मेंटेन करनी है। सारे फैक्ट्स, फिगर्स, डिटेल्स उनको आपको शेयर करना है। आप ट्रस्ट मेंटेन करना पड़ेगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ लॉयल्टी। तो ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्रोफेशन में हो, आपको किसी चीज का स्पेशलाइज नॉलेज है, तो उसको आपको मिसयूज नहीं करना है, लॉयल्टी के साथ उसमें काम करना है। तो मैनेजमेंट में भी यही है, आपके पास पावर से आप हायर पोजीशंस में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका मिसयूज करो। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंपलसरी। तो ये हमने देखा प्रोफेशन। यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन वाला टॉपिक खत्म हो रहा है। वापिस एक बार प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे जैसे आप इस प्रोफेशन में जाते हो आपका नॉलेज एंड रिसर्च बढ़ता है। प्रोफेशन एसोसिएशन फॉर्म होता है इसमें, और उसके खुद अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। लास्ट पॉइंट था मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी चीजें जो अभी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी प्रोफेशन की, अब वो चीज मैनेजमेंट में भी होती है। तो आपको मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन ही समझना है। अब मैनेजमेंट ऐसी कुछ, हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में देखा था, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नैरो नहीं है। अब मैनेजमेंट एक प्रोफेशनली फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो भी प्रोफेशंस में चीजें होती है वो हमारे मैनेजमेंट में भी अब होती है। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके लिए मैंने एक डायग्राम भी बना के रखा है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, पहले बिजनेस छोटे थे। जब तक बिजनेस छोटी साइज का है, स्मॉल साइज का है, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में है, तब कोई इश्यू नहीं है। खुद हम अपने आप मैनेज कर सकते हैं। एक ओनर है वही खुद मैनेज कर सकता है। लेकिन एज एंड व्हेन धीरे धीरे जब वो बिजनेस कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जब उसमें डिपार्टमेंट्स बढ़ जाते हैं, वर्कलोड बढ़ जाता है, ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तब मैनेजमेंट मैंडेटरी हो जाता है। तो इसलिए as soon as the size of business unit expands, number of employees of business also increases. So हमें वहाँ पे मैनेजमेंट की जरूरत है। The superior officer cannot supervise all his subordinates. अकेला इंसान जो हेड पोस्ट में है वो अकेला सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। वो जैसे कि वो एम्प्लॉयज को भी देखे, मैनेजर्स को भी देखे, सुपरवाइजर्स को भी देखे, फॉरमैन वर्कर्स को भी देखे, ये पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई हमें डिफरेंट लेवल्स बनाने पड़ेंगे जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों को कंट्रोल करे। ये लेवल हमने बना लिए है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। The more of these levels of management exist, the higher will be expenses. Okay. Obviously, जितना ज़्यादा बिजनेस बड़ा होगा, जितने ज़्यादा लोग उसमें आएंगे, लेवल्स ज़्यादा बनेंगे, तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे। बिजनेस में पैसे की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे हमारे। तो तब जरूरी हो जाता है हम क्या करें, लोगों को कंट्रोल करें। Therefore, as much as possible, the levels of management should be kept limited. और उसमें भी ये बात ध्यान रखनी है कि हद से ज्यादा लेवल नहीं बना देने हैं कि उनको मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाए। लिमिटेड नंबर्स ऑफ लेवल बनाने हैं ताकि काम टाइम से इफेक्टिवली खत्म हो। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? 3। टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। ये आपको एकदम ध्यान से याद रखना है। इस डायग्राम से पूरा ये टॉपिक कवर होगा। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम को कवर करते हैं। There are 3 levels of management. सबसे पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये हायर पोस्ट है। ओके, तो यहाँ ये लेवल के अंदर कौन कौन आता है? BOD मतलब बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड जनरल मैनेजर। जो भी मेन लोग हैं बिजनेस के, जो हायर पोस्ट पे हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो आ गए टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद सेकेंड लेवल है मिडल लेवल मैनेजमेंट, जो इनके नीचे आता है। अब मिडल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हेड्स, ये लोग मेन है, इनके नीचे डिविजन है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो हर एक डिपार्टमेंट को संभालने के लिए एक अलग अलग हेड होता है, एक अलग अलग इंचार्ज होता है। तो
तो उसे हम बोलेंगे डिपार्टमेंटल हेड्स। कोई भी बिजनेस है उसमें एक डिपार्टमेंट नहीं होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग। तो उन डिपार्टमेंट्स के जो भी हेड्स होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल। अब मिडिल लेवल के नीचे कौन आता है? बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये लेवल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये लोग इनको काम देते हैं और ये लोग उनका काम इनसे करवाएंगे। हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग वर्कर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, तो वो आते हैं बॉटम लेवल मैनेजमेंट में। ये सबसे हायर पोस्ट है, ये मिडिल लेवल पोस्ट है और ये बॉटम लेवल पोस्ट है। तो इन 3 लेवल से पूरा ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है। इसमें जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो सब इन 3 लेवल के अंदर कवर हो जाते हैं। अब आगे इन तीनों लेवल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग आंसर में आता है, सो आपको इसे ध्यान से देखना है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। आप अगर प्रैक्टिकली सोचना है हमें, अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में है तो हमारे काम क्या होंगे? तो सबसे पहले तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की डेफिनेशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर द मैनेजमेंट। हमारे पूरे मैनेजमेंट की सबसे सुप्रीम अथॉरिटी, जिनके पास सबसे ज्यादा पावर्स है, वो कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन लोग के पास सबसे ज्यादा पावर है, सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, क्योंकि पूरा डिसीजन प्रोसेस इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, जिनके अंदर आते हैं बीओडी, एमडी एंड जनरल मैनेजर। ओके, जो भी बिजनेस के इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस होते हैं जिसमें ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो सारे डिसीजंस कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। तो दैट्स व्हाई इसे टॉप लेवल मैनेजमेंट भी बोला जाता है और इसका दूसरा नाम है हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी आपको याद रखना है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? सो हायर लेवल मैनेजमेंट इज द अदर नेम ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम क्या करना होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों के फंक्शंस, अभी मैंने बोला आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि अगर हम टॉप लेवल में है तो हम क्या क्या काम करेंगे। तो उसके फंक्शंस देखने, बहुत सिंपल फंक्शंस है। आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक्स में जितने दिए हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहला, टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बहुत सिंपल है। हमने देखा था कि कोई भी बिजनेस है उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल डिसाइड करने पड़ेंगे। तो कौन डिसाइड करता है ये गोल? ये लेवल बोलेगा, वैसा ये सब काम करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो ऑब्जेक्टिव्स एंड यहाँ पे ये भी बोला है प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स। अब इन दोनों में क्या फर्क है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारा मेन टारगेट, मेन गोल, और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव मतलब वो गोल तक पहुंचने के लिए जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए होते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फाइनल्स एग्जाम है, बोर्ड्स की एग्जाम है, तो वो हो गया आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट। ओके, अब वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए आपको डायरेक्टली आप फाइनल एग्जाम में नहीं जा रहे हो, उसके बीच में आपको टेस्ट एग्जाम्स पास करनी है, स्कूल की जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है वो पास करनी है। तो वो जो एग्जाम्स को क्रैक, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप मेहनत करते हो, तो वो हो गए आपके सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स। और आपको फाइनल ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचना है? बोर्ड एग्जाम्स। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है। एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है, हमारा बहुत बड़ा टारगेट है, तो वो टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे दूसरे ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे। उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते करते हम हमारे फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। तो ये गोल डिसाइड, ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टर्स एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज के ट्रस्टीज कौन होते हैं? डायरेक्टर। ये लेवल पे डायरेक्टर्स इंक्लूड है। तो ये जो डायरेक्टर्स हैं वो यहाँ एक्ट एज अ ट्रस्टी। जनरली ट्रस्टी क्या करते हैं? तो ट्रस्टी हमारे फंड का मैनेजमेंट करते हैं। हमारे सभी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्टीज होते हैं। तो ट्रस्टी क्या करते हैं? हमारा जो फंड है उसका ध्यान रखते हैं, फंड भी वही देते हैं और सारा मैनेजमेंट वही करते हैं फाइनेंस के रिलेटेड। तो हमारे बिजनेस में भी डायरेक्टर्स जो है वो ट्रस्टी का काम करते हैं, मतलब फंड्स का मैनेजमेंट वगैरह वो करते हैं।
to select chief executive officers and higher officers and assign them authority and responsibility. Okay, फिर ये लोग सिलेक्ट करेंगे इसमें कौन रहेगा. टॉप लेवल डिसाइड करेगा कि नीचे के लेवल में इधर ये जो हेड्स बनाने हैं वो हेड्स कौन बनेगा. तो टॉप लेवल का काम ये है कि ये इनको सिलेक्ट करे और सिलेक्ट करने के बाद क्या करे, उनको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे. अथॉरिटी मतलब पावर्स है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाएगी. हमने पहले ही देखा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. जहाँ अथॉरिटी जा रही है वहाँ पीछे पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाएगी. नहीं खाली आपको पावर नहीं मिलेगा, पावर के साथ साथ जिम्मेदारी भी आएगी. तो ये काम भी करता है टॉप लेवल, नीचे के लोगों को असाइन करना. उसके बाद तो सैंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ये जो डिपार्टमेंट्स है अपने अपने डिपार्टमेंट्स के बजट बनाते हैं. वो बजट क्वार्टरली हो सकते हैं, 6 मंथ में बना सकते हैं, ईयरली हो सकता है. तो बजट को सैंक्शन करना मतलब बजट को पास करना, वो काम भी किसका है, टॉप लेवल का. ये लोग अपने बजट्स लेके इनके सामने जाएंगे और ये लेवल वाले लोग क्या करेंगे, उसे सैंक्शन करेंगे अगर एवरीथिंग इज फाइन. तो ये काम भी हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट का. उसके बाद टू अबाइड बाय लॉ एंड टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस. ओके, हमने देखा कि अब बिजनेस में मैनेजमेंट भी क्या हो गया, एज अ प्रोफेशन डेवलप हो गया है. तो उससे भी सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स एंड लॉज एंड रूल्स का ध्यान रखना है. तो ये काम भी इनका ही है कि बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें लॉ के अनुसार हो रही है या नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है. तो ये सब काम भी इनका है. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स. जो भी हमारे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट का ध्यान भी इनको रखना है. अब इनके स्टेक होल्डर्स मतलब कौन, तो हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था. स्टेक होल्डर्स मतलब वो इंसान जिनका हमारे ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, जैसे शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, ये सब. तो वो सब इन लेवल से इंटरेक्ट करने नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट इनके साथ बातचीत करेंगे. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बाहर के लोग जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनके इंटरेस्ट को भी नुकसान ना पहुंचे. टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स. बड़े बड़े लॉन्ग टर्म प्लान्स बनते हैं, उसमें जो भी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं वो भी टॉप लेवल का काम है. टॉप लेवल लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाता है, ये बात हमें याद रखनी है. ओके, टू एनालाइज एंड रिसॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट एज पर लीगल प्रोविजंस. ओके, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस में काम के दौरान, तो ये लेवल आराम से करता है, ये लेवल डील कर सकते हैं. लेकिन जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है या कोई लीगल इश्यूज आ जाते हैं तो फिर ये काम किसका हो जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, कि उस चीजों को लीगली सॉल्व करें. तो टॉप लेवल में रिस्क एलिमेंट भी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है और अथॉरिटी भी ज्यादा है. हमने अभी देखा अथॉरिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं करना है, और तो जितनी ज्यादा अथॉरिटी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि सारी चीजें रूल्स के हिसाब से हो. कोई भी इशू आएंगे, बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वो प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइज इट. ओके, काम सब करते हैं, ऐसा नहीं कि यही लोग करते हैं. ये लोग खाली डिसीजंस लेते हैं और सब तैयारी करते हैं, काम इनसे करवाना है उनको. तो जो भी प्लान है एंटरप्राइज का, प्लान ये करेंगे, ये सबसे हेड है, प्लान ये करेंगे और ये लोग सब उसको फॉलो करेंगे. तो टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, प्लान करने से सब खत्म नहीं हो जाता है, उसे इम्प्लीमेंट करवाना और फिर देखना कि जैसा बोला है वैसा हो रहा है या नहीं. तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि सिर्फ इम्प्लीमेंट करने प्लान करने से नहीं हो जाता. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टू डू फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड, रीइन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा. हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, साल में जो भी प्रॉफिट हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिविडेंड देना शेयर होल्डर्स को, रिजर्व फंड किए हैं तो उसके रिलेटेड डिसीजंस लेना. रिजर्व फंड मतलब कि प्रॉफिट हुआ उसमें से कितना पैसा हमें रिजर्व करके रखना है, कितना बिजनेस में रीइन्वेस्ट करना है. तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं वो टॉप लेवल लेगा, टॉप लेवल बोलेगा वैसा ही दूसरे लेवल के लोग करेंगे. लास्ट पॉइंट है टू एनालाइज रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टू गिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग. ये लेवल के लोग इनको रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, तो वो रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे और अगर उन्हें उससे लगेगा
कि मुझे कुछ सुधारने की ज़रूरत है, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो ये लेवल इनको सजेशंस देगा, आइडिया देगा कि आपको क्या करना है। इस तरह से टॉप लेवल पूरा अपना फंक्शन करता है। तो आपने अभी क्या देखा, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन उनके अंदर आता है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा। ये आपको एक इंडिविजुअल शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि व्हाट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो उसके अंदर आपको ये सारे पॉइंट लर्न करने हैं।